Assalamu alaikum, dear students. So, from today onwards, we are starting with the series of KLM embryology, and today we will start with the first chapter, Introduction to Human Development. And before starting, I would request all of you to subscribe the channel and share it with your colleagues. ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ वेरी आई वुड से अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसको समझने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द प्रीवियस स्टेजेस, क्योंकि जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि वो पिछला वाला स्टफ भूलते जाते हैं। सो वी हैव टू बी क्रिशियल इन ईच एंड एवरी स्टेप, और हर एक को बहुत अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है कि आपको पता है स्पर्म मिलता है, ओवम से बनता है जाइगोट, एंड जाइगोट यू नो वेरी वेल इज़ अ टोटीपोटेंट सेल। अच्छा, टोटीपोटेंट सेल उस सेल को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक हो। बहुत ज़्यादा क्या हो हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक हो, यानी इस सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी टाइप ऑफ सेल के अंदर डेवलप कर सकता है, किसी भी टाइप ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम देखें, हमारी बॉडी में बनता तो एक जाइगोट है, उस एक जाइगोट से हमारे स्किन के सेल्स भी बन रहे हैं, उस एक जाइगोट से हमारे स्टमक के सेल्स भी बन रहे हैं, उस एक जाइगोट के से हमारे ब्लड के सेल्स भी बन रहे हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ जाइगोट टू डिफरेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ सेल gives it a specific name, and that name is totipotent cell, right? अब यहाँ पर मैं इस सबको समराइज करके आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंटल पीरियड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक वो डेवलपमेंट जो बर्थ से पहले हो, दैट इज़ कॉल्ड प्री नेटल डेवलपमेंट, और एक वो डेवलपमेंट जो बर्थ के बाद हो, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। यानी बिफोर बर्थ इज प्री नेटल एंड आफ्टर बर्थ इज पोस्ट नेटल। अब इसके भी हमारे पास फर्दर स्टेजेस होते हैं आगे चलकर। सो प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दूं कि इसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक टाइम टेबल में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम टेबल ऑफ ह्यूमन प्री नेटल डेवलपमेंट। इसके 70 स्टेजेस होते हैं ऑलमोस्ट। ये टाइम टेबल यहाँ पर बना भी हुआ है, ये वाला पूरा टाइम टेबल, दैट इज कॉल्ड द टाइम टेबल ऑफ ह्यूमन प्री नेटल डेवलपमेंट। अब प्रीनेटल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट के हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, 3 आई वुड से पीरियड्स होते हैं फर्दर। एक होता है जर्मिनल पीरियड, जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई, जाइगोट बना, उससे लेकर सेकंड वीक तक जो पीरियड चल रहा होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट का, दैट इज कॉल्ड जर्मिनल पीरियड। उसके बाद 3rd वीक से 8th वीक तक हमारे पास जो पीरियड चल रहा होता है, दैट इज द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड देन हमारे पास 9th वीक से बर्थ तक जो पीरियड चल रहा होता है प्रीनेटल पीरियड, दैट पीरियड इज कॉल्ड फीटल पीरियड। अच्छा, यू ऑल मस्ट नो कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिबल हमारे पास चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो आ रही होती हैं 3rd to 8th वीक, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। एंड एक वर्ड होता है यूज हमारे पास, ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर कहते हैं 3 मंथ्स को, यानी जो आपका टोटल प्रीनेटल पीरियड होता है ना, इसका टाइम टेबल ऑलमोस्ट होता है 9 मंथ्स। तो इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, यानी इसके 9 मंथ्स को हमने 3 के 3 ग्रुप्स बना दिए। अब ये एक ग्रुप जो होता है 3 मंथ्स का, इट इज कॉल्ड ट्राइमेस्टर। तो मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा जो मोस्ट विजिबल चेंजेस दिख रही होंगी वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड होंगी, यानी 3rd to 8th वीक, एंड दिस 3rd to 8th वीक पीरियड कम्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो सबसे ज़्यादा जो आपके पास चेंजेस हो रही होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा वो ग्रोथ कर रहा होता है, एंड मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है डेवलपमेंट का, दैट इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यू मस्ट रिमेंबर दिस, राइट? फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है यूँ प्रीनेटल पीरियड। अब प्रीनेटल पीरियड के बाद एम्ब्रियो लेता है बर्थ, एंड अब उसका स्टार्ट हो जाता है पोस्ट नेटल पीरियड। अब जैसे हमारे पास प्रीनेटल पीरियड के फर्दर सब पीरियड्स थे, यूँ पोस्ट नेटल के भी सब पीरियड्स आते हैं। सो राइटिंग पे ना जाइएगा। अब पोस्ट नेटल के पहले पीरियड की तरफ आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नियोनेट। न्यू बोर्न जो होता है उसको नियोनेट कहते हैं। एंड इस केस में एज जो होती है वो 1 मंथ से लेस होती है, यानी 1 महीने से जो छोटा बच्चा होगा, मैं 1 महीने तक उसको क्या कहा जाएगा, नियोनेट कहा जाएगा। देन उसके बाद 1 मंथ से लेकर 1 मंथ से लेकर यानी 1 मंथ गुजर गया फर्स्ट ईयर तक, यानी बर्थ के बाद पहला साल जो होगा बच्चे का, 1 महीना गुजरने के बाद, या 1 महीना भी वो इंक्लूड कर लें भले, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी। यानी पहले नियोनेट था,
1 महीने की उम्र तक, बाकी जो 11 महीने उसका नाम होगा वो क्या होगा? इन्फेंसी होगा। इन्फेंसी इन्फेंसी पीरियड का नाम है एंड इस पीरियड के अंदर जो बच्चा कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है इन्फेंट, ठीक है। देन आता है हमारे पास चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है, हमारे पास पहला साल गुजर गया, अब बच्चा दूसरे साल में चल रहा है। सो सेकंड ईयर से लेकर जब तक वो प्यूबर्टी को हिट नहीं कर रहा होता, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड चाइल्डहुड। इन्फेंटी के अंदर ये इन्फेंसी के अंदर जब बच्चा इन्फेंट होता है, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल आवर्स होते हैं शुरू वाले। जब से ही बच्चा बर्थ लेता है तो ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाना एंड उसके अंदर बच्चे का सर्वाइव करना, सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल फिनोमिना, जिसके अंदर अगर बच्चा सर्वाइव कर गया सो उसके चांसेस ऑफ लिविंग आर वेरी गुड। अच्छा, इन्फेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, बिकॉज वो एक न्यू इन्वायरमेंट में अब आ चुके हैं एंड बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। एंड कह रहा है कि जब आपका वेट जो होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है, बर्थ में जो वेट था उससे तक 3 गुना वेट बढ़ जाएगा और 6 से 8 दांत भी आ जाते हैं इन्फेंट को। चाइल्डहुड के अंदर हमारे पास जो डेसिडुअस या मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, इनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। या एंड उसके बाद यहाँ कह रहा है ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है बोन्स के अंदर, और कह रहा है कि प्यूबर्टी से जस्ट पहले जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सलरेट कर जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। दैट एक्सलरेशन इन ग्रोथ इज कॉल्ड प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, राइट। देन हमारे पास टाइम आता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी को एडोलेसेंस भी कहते हैं। अब प्यूबर्टी के अंदर हमारे पास वेरिएशन होती है, यानी मेल्स के अंदर प्यूबर्टी किसी और टाइम में आती है, फीमेल्स के अंदर किसी और टाइम में आती है। प्यूबर्टी जो फीमेल्स के अंदर आती है वो 8 ईयर्स तक या उसके बाद आ जाती है एंड मेल्स के अंदर वो 9 के बाद आना स्टार्ट होती है। सो प्यूबर्टी की जो है वो हमारे पास थोड़ी वेरिएशन होती है। अब अडल्टहुड की तरफ आ जाए, सो प्यूबर्टी तो जस्ट हमारे पास एक ट्रांजिशन थी कि अब जो चाइल्ड है वो अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। जब वो अब ये प्यूबर्टी तो पूरी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। अडल्टहुड किन एजेस को कहा जाता है, आपके पास तकरीबन 18 से लेकर 21 ईयर्स तक की एज से ये स्टार्ट हो जाती है अडल्टहुड एंड टिल डेथ अडल्टहुड चलता रहता है। देन ऑब्वियसली बीच में ओल्ड एज का पार्ट आता है, राइट। सो अडल्टहुड के अंदर आपके पास कह रहा है कि तकरीबन ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड ही। ब्रेन डेवलपमेंट चलती रहती है अर्ली अडल्टहुड में और ब्रेन के अंदर फर्दर चेंजेस आ रही होती हैं, ग्रे मैटर ब्रेन का चेंज हो रहा होता है। एम्ब्रियोलॉजी की सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं। सो इसके सिग्निफिकेंस अगर इस पर बात कर लें तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम किए। यानी अगर आपको पता होगा कि ज़ायगोट से लेकर अडल्ट स्टेज तक एक बच्चा कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं, या बिफोर ज़ायगोट उसकी कैसे ट्रांजिशन थी, आफ्टर अडल्टहुड टिल ओल्ड एज टिल डेथ कैसे ट्रांजिशंस थी, तभी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से स्टेज पे क्या एरर आ रहा है। यानी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एम्ब्रियो को डायग्नोस करना कि उसके अंदर कौन सी डिजीज़ के चांसेस हैं, कौन सी डिजीज़ बिफोर बर्थ हो सकती हैं, कौन सी डिजीज़ आफ्टर बर्थ हो सकती हैं, दैट ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा नाम है। इसमें आप पूरा डिस्कस कर रहे होते हो कि एम्ब्रियो कैसे बना होता है। अच्छा, टेराटोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों की एक सब ब्रांच है, यानी एक सब डिवीजन है एम्ब्रियोलॉजी की भी पैथोलॉजी की भी। अब इसके अंदर आप एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस को पैथो से रिलेट कर रहे होते हो। यानी आप देख रहे होगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ज़ायगोट है, जस्ट सपोज कर लेते हैं यहाँ ज़ायगोट बना हुआ है एंड दैट ज़ायगोट इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फाइनल ओल्ड एज मैन। ये ओल्ड एज का एक हमारे पास आदमी है, ठीक है। अब ये सारी ट्रांजिशन कैसे हुई, इसके दौरान क्या क्या पैथोजेंस, क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, किन रीजन्स की वजह से हो सकती हैं। रीज़न ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ पैथोजेन हो, हमारे पास कोई म्यूटेशन आ जाए जीन के अंदर, डीएनए के अंदर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो एम्ब्रियो को भी डिस्कस कर रहे हैं एंड उसके साथ रिलेटेड हम पैथो को भी डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी, राइट। देन आगे यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास
इसी टेराटोलॉजी की सिग्निफिकेंस लिखी हुई है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जेनेटिक हो गए या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए उनको पर डिस्कस कर रही होती है कि वो नॉर्मल डेवलपमेंट में कैसे डिस्टर्बेंस ला सकते हैं या कैसे वो बर्थ डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लिनिकल ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी का हमारे पास डिस्कशन है कि आगे चलकर ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस को गिव राइज दे रही होती है, लाइक ऑब्स्टेट्रिक्स हो गई, प्रीनेटल मेडिसिन हो गई, पेडियाट्रिक्स हो गई, क्लिनिकल एनाटॉमी। सो एम्ब्रियो का उन सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नॉलेज देती है हमें, जिसके ज़रिए हम डील कर रहे होते हैं डेवलपमेंट को। एंड उसके बाद हमारे पास बता रही होती है कि वेरिएशंस हमारे पास कैसे हो रही होती हैं। लाइक अगर कोई एम्ब्रियोलॉजी का मैं अगर आपको सिंपल बताऊं रीज़न पढ़ने का, तो अगर कोई आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं एंड यू आर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है एंड आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई इसमें बर्थ डिफेक्ट हुआ है या कोई उसके अंदर क्या कहते हैं दूसरी पैथोलॉजी हुई है, सो आपके लिए वो सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। लाइक यूँ ना हो कि आपके लिए वो चीज़ सरप्राइज बन जाए एज कम्पेयर टू कॉन्फिडेंस, यानी आप उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करना सीख लें, उस आपके लिए वो एक नई चीज़ ना हो। सो दिस ऑल इज़ बिकॉज आगे कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी एडवांसेस भी आ रही हैं, जैसे फीटल सर्जरी हमारे पास पॉसिबल हो गई है, सर्जिकल ट्रीटमेंट फीटस की हमारे पास पॉसिबल हो गई है। या उसके अलावा एक दूसरा यहाँ पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डेथ्स होती हैं इन्फेंसी के अंदर, इन्फेंसी यू नो इज़ द टाइम पीरियड जब फीटस बर्थ लेता है एंड टिल द एज ऑफ 1 ईयर, उस टाइम पीरियड को इन्फेंसी कहते हैं। सो इन्फेंसी में मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू द बर्थ डिफेक्ट्स। सो यही बात है, उन बर्थ डिफेक्ट्स को डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। हिस्टोरिकल पर आ जाते हैं, इट्स नॉट हाई यील्ड और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं आते इनसे सवाल, सब मैं कहूँगा आप छोड़ दो। यहाँ सब हिस्ट्री के बारे में ही लिखा हुआ है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक्स में भी यहाँ हिस्ट्री के बारे में ही इन्होंने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में इन्होंने एक ही पॉइंट काम का डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होना स्टार्ट हो गई है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो इट मीन्स मतलब आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, लाइक उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। यहाँ शीप डॉली का जिक्र है, इसको क्लोन किया गया था, क्लोनिंग के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे पास क्लोनिंग के थ्रू ह्यूमंस को भी क्लोन किया जा सकता है, लेकिन उसके डिफरेंट रीज़न से इसके से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। लेकिन क्लोनिंग के थ्रू कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए ह्यूमंस के, वो क्लोन करके हम अगर कोई एम्ब्रियो है और उसके अंदर ऑर्गन का डिफेक्ट है, वो ऑर्गन रिप्लेस कर सकते हैं। या ह्यूमन के जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, वो किसी भी फर्दर किसी भी सेल के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक फ़र्क क्लियर कर दूँ, टोटीपोटेंट एंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरीपोटेंट के अंदर। सो टोटीपोटेंट का आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ ज़ाइगोट ही है दैट इज़ टोटीपोटेंट, यानी वो किसी भी फर्दर किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकता है। यानी टोटीपोटेंट सेल इज दैट सेल जो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन आगे चलकर इसी टोटीपोटेंट सेल से बन रहे होते हैं प्लूरीपोटेंट सेल, ये आपके पास लेस स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये भी आगे चल के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इनका फेट कुछ हद तक डिटरमाइंड होता है कि ये इन्हीं कुछ 4-5 कैटेगरीज होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स की, उन्हीं में जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, उनके अलावा कोई और सेल नहीं बनेंगे। यानी मैं कह रहा हूँ ये सेल ए है हमारे पास, अब इसका फेट डिटरमाइन है कि ये या बी बनाएगा या सी बनाएगा या डी बनाएगा, इन तीनों में से कोई एक बनाएगा, लेकिन बना तो ये तीनों में से कोई एक सकता है। यानी यूँ नहीं कि ये सिर्फ बी बनाए या यूँ नहीं कि ये सिर्फ सी बनाए, इसका फेट भी इतना कोई ज़्यादा हाईली डिटरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड है, यानी नॉन स्पेसिफिक है। सो दिस वुड बी प्लूरीपोटेंट सेल। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सेल है मेरे पास, सेल ए, अब वो आपके पास बी से लेकर जेड तक मैं कह रहा हूँ सारे सेल बना सकता है, यानी इसका तो फेट हमें पता ही नहीं, कुछ भी बन सकता है। सो दैट इज द टोटीपोटेंट सेल, और ये सिर्फ एक ज़ाइगोट ही होता है। सो कह रहा है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास प्लूरीपोटेंट होते हैं एंड उनके थ्रू आप आर्टिफिशियल गैमेट्स बनाए जा सकते हैं। उन आर्टिफिशियल गैमेट्स के थ्रू क्या कहते हैं
फर्दर ह्यूमन्स को बनाया जा सकता है। अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं। देन उसके अलावा कह रहा है कि ये क्योंकि प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, इनके थ्रू आप डिफरेंट डिजीज जिनमें सेल्स आपके लॉस कर रहे हैं, यानी अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, पार्किंसन हो गई, या ऐसे दूसरे डिजेनरेटिव डिजीज़ हो गई, उनके अंदर आप इन सेल्स को क्या कहते हैं स्पेसिफिक बनाकर इनको आप इंसर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स इन एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये पूरे वही होंगे जो हमने एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी में क्लियर किए हुए हैं। ये कोई इतना खास फ़र्क नहीं होता। मैं आई वुड से डायग्राम से ही इनको समझा दूँ तो बेहतर होगा। सो यहाँ हमारे पास डायग्राम है। अब आपको पता है आगे वाले पोर्शन को कहते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर, ऊपर वाले को कहते हैं सुपीरियर, नीचे वाले को कहते हैं इन्फीरियर। सेम होता है इसके अंदर भी। हमारे पास आगे वाला एंटीरियर की बजाय वेंट्रल कहलाया जाता है। एंटीरियर बोले तो भी ठीक है, लेकिन वेंट्रल टर्म ज़्यादा यूज़ होता है। पीछे वाला डॉर्सल, ऊपर वाला क्रेनियल कहलाया जाता है, या नीचे वाला कॉडल कहलाया जाता है। अच्छा, क्रेनियल की जगह कभी कभी हमारे पास एक और टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ रॉस्ट्रल। सो ये सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर होता है, क्रेनियल या रॉस्ट्रल, राइट। देन हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं। एक प्लेन जो हमें एम्ब्रियो को क्या कहते हैं बीच से डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड द मीडियन प्लेन, एंड उसके पैरेलल कोई भी प्लेन होगा दैट वुड बी कॉल्ड सजाइटल प्लेन। मीडियन प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड मिड सजाइटल प्लेन। और हमारे पास 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ बन जाएंगे। ट्रांसवर्स प्लेन हमारे पास बीच से गुजरता है एंड एम्ब्रियो को डिवाइड कर देगा सुपीरियर, या मैं बोलूँ क्रेनियल और रॉस्ट्रल एंड कॉडल पार्ट। ट्रांसवर्स प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल प्लेन। एंड देन हमारे पास आता है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ये हमारे पास एम्ब्रियो को डिवाइड कर देगा इनटू वेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी डॉर्सल हाफ। ठीक है। सो अगेन दे ऑल आर इमेजिनरी, एंड बिकॉज एम्ब्रियो के अंदर बार बार इनका डिस्कशन हो रहा होता है, सो इनका क्लियर होना ज़रूरी था। सो इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, इट वॉज अ माइनर चैप्टर, एंड कोई इतने इसमें इतने हाई यील्ड टर्म्स नहीं थे। शुरू वाले जो डेवलपमेंटल पीरियड्स थे दैट वर बेसिकली हाई यील्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।